हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपना राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु या क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। और दोस्तों, इस टॉपिक पर अपना यह चौथा वीडियो है, जिसमें हमने पहले वीडियो में इस बात पे चर्चा की थी कि जलवायु कहते किसे हैं और किस प्रकार यह मौसम से भिन्न होती है, और साथ ही राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक या फैक्टर्स कौन कौन से हैं और किस प्रकार वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और उस वीडियो के अंत में हमने राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं पर भी चर्चा की थी। आई होप आप अच्छे से याद होगा आपको। दोस्तों, इस सीरीज का जो दूसरा वीडियो था दोस्तों, उसमें हमने राजस्थान के ऋतु प्रारूप या सीजनल पैटर्न को समझने का प्रयास किया था, और साथ ही उसकी भारत के ऋतु प्रारूप या सीजनल पैटर्न से एक छोटी सी तुलना की थी। और उस वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो था दोस्तों राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु और इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद इस सीरीज का जो तीसरा वीडियो था दोस्तों, उसमें पुनः हमने राजस्थान के ऋतु प्रारूप या सीजनल पैटर्न पर चर्चा की, और जो मेन टॉपिक था वो था राजस्थान में वर्षा ऋतु और इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना शुरू करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं लेके चलूंगा, जिन मेन पॉइंट्स पर मैं चर्चा करूंगा, उन सभी पॉइंट्स या उन सभी बिंदुओं की एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने रख देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वीडियो कैसे आगे बढ़ेगा। दोस्तों, इसमें हम राजस्थान के ऋतु प्रारूप या सीजनल पैटर्न पर वापस से एक चर्चा करेंगे, और पिछले वीडियोस में कुछ पॉइंट्स जिन पे हमने चर्चा नहीं की है उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सूर्य की जो पृथ्वी के सापेक्ष विभिन्न स्थितियां होती है, उनसे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस कालखंड में, कौन से कालखंड में, जिसमें शीत ऋतु राजस्थान में रहती है, उसमें कैसे राजस्थान में कम तापमान विकसित होता है, जिसकी वजह से शीत ऋतु का आगमन होता है। और उसके बाद में हम राजस्थान में शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, या एग्जाम्स, जो आप विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उनकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे, जो मैंने मेनली ये 4 पॉइंट लिखे हुए भी हैं साइड में। हम देखेंगे शीतलहर किसे कहते हैं, हम मावठ पर चर्चा करेंगे, हम देखेंगे न्यूनतम तापमान, ये जो तीसरा पॉइंट है न्यूनतम तापमान, इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है। और चौथा पॉइंट दोस्तों मैंने लिखा है तिरछी किरणें। इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त करने वाले जिले कौन से हैं, और सूर्य की न्यूनतम तिरछी किरणें प्राप्त करने वाले जिले कौन से हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इसके बाद अपना वीडियो खत्म नहीं होगा। इसके बाद हम राजस्थान की जलवायु, देखिए इसलिए बोल रहा हूं कहीं आप इस पॉइंट के बाद में वीडियो ऑफ मत कर देना, आप सोचो डाटा बचा लेते हैं, नहीं भाई। इसके बाद हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित विविध बिंदुओं या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो पॉइंट्स हमारे पिछले वीडियोस में छूट गए हैं। और साथ ही मैं राजस्थान के नक्शे की सहायता से राजस्थान में अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो विभिन्न वायु दाब की स्थितियां उत्पन्न होती है, वो भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिर से शुरू करते हैं राजस्थान का ऋतु प्रारूप या सीजनल पैटर्न। दोस्तों, आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि राजस्थान का एक वर्ष का जो कालखंड है उसे हम सॉरी 3 ऋतुओं में बांट सकते हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन का जो कालखंड रहता है दोस्तों, वो है मार्च से मध्य जून, मार्च से मिड जून के बीच में। वर्षा ऋतु या रेनी सीजन का जो राजस्थान में कालखंड रहता है दोस्तों, वो है मध्य जून से सितंबर माह के बीच में, मिड जून से सितंबर के बीच में, ठीक है।
और राजस्थान में शीत ऋतु या विंटर सीजन का जो कालखंड रहता है दोस्तों, वो है अक्टूबर से फरवरी माह के बीच में। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्षा ऋतु के अंत में मध्य सितंबर से मानसून पवनों का प्रत्यावर्तन या पुनः लौटना प्रारंभ हो जाता है और अक्टूबर माह में इसके कारण प्रत्यावर्तन काल में अक्टूबर माह में उमस भरी गर्मी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्टूबर क्यार। ठीक है, अब आपको मैं एकदम स्पष्ट कर रहा हूं दोस्तों, ये जो मानसून का प्रत्यावर्तन काल है, हमें राजस्थान में जब हम जलवायु पढ़ते हैं तो शीत ऋतु के भाग के रूप में याद रखना है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में वर्षा ऋतु के अंत में भी आपको ये चीज बताई थी, लेकिन अब आप एक पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, ये किसका भाग माना जाता है, शीत ऋतु का। ठीक है, देखिए भारत में जब हम ऋतु प्रारूप पढ़ते हैं तो इसे एक अलग ऋतु के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान की जलवायु जब हम पढ़ेंगे तो इसे शीत ऋतु के भाग के रूप में हम पढ़ेंगे। ज्यादातर बुक्स में, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसमें ये शीत ऋतु के भाग के रूप में ही बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से सुनिए, राजस्थान में शीत ऋतु या विंटर सीजन जो है उसका कालखंड रहता है अक्टूबर से फरवरी, और इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, रिट्रीटिंग पीरियड ऑफ मानसून, जिसका कालखंड है अक्टूबर से मध्य दिसंबर। ठीक है, और दूसरा भाग है जिसे हम मुख्य रूप से शीत ऋतु या विंटर सीजन बोलेंगे, शीत ऋतु या विंटर सीजन बोलेंगे, जिसका कालखंड है मध्य दिसंबर से फरवरी माह के बीच में, मध्य दिसंबर से फरवरी माह के बीच में। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, तो शीत ऋतु के दो भाग हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन काल और शीत ऋतु। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये डायग्राम आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इससे पिछले जो दो वीडियोस हैं उसमें हमने आराम से इस पे चर्चा की है। यहां पर मैं सूर्य की जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियां हैं उसमें केवल एक स्थिति पर ही चर्चा करूंगा। सूर्य जब मकर रेखा पर चमक रहा होता है या मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है या मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद है दोस्तों, सितंबर माह के बाद सूर्य जो है वो दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य जो है 21 सितंबर के आसपास भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। ठीक है, उसके बाद सूर्य जो है उसकी जो स्थिति है वो कहाँ, किस तरफ अग्रसर हो जाती है, मकर रेखा की तरफ, और 22 दिसंबर के आसपास सूर्य जो है वो मकर रेखा पर सीधा या सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पहुंच रही होती है 22 दिसंबर के आसपास। ठीक है दोस्तों, और इसे हम शीत आयनांत या शीत संक्रांति या विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं। अच्छे से याद है आपको? तो आपको बस मैं इतना सा बताना चाहता हूं कि सितंबर माह के बाद जब सूर्य दक्षिणायन होता हुआ मकर रेखा की ओर जाने लगता है, तो देखिए हमारी स्थिति कहां है, लगभग यहां पर। तो सूर्य की हमें सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त होती है, तो सूर्य हमसे दूर हो गया। ठीक है, तो तापमान क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, और एक तरीके से शीत ऋतु का आगमन हो जाएगा, एक तरीके से शीत ऋतु का आगमन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार सूर्य की स्थिति से हम समझ सकते हैं कि राजस्थान में शीत ऋतु का आगमन कैसे होता है। सितंबर के बाद सूर्य जो है भूमध्य रेखा से किस तरफ गतिशील हो जाएगा, मकर रेखा की ओर, और हमसे दूर होता चला जाएगा। सूर्य की किरणें हमारे जो पास पहुंच रही है वो कैसी होती चली जाएगी, तिरछी होती चली जाएगी, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर शीत ऋतु जो है वो स्थापित हो जाती है या उसका आगमन हो जाता है, और जिसका कालखंड क्या रहता है दोस्तों, अक्टूबर से फरवरी माह के बीच। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से आप सीधा आइए यहां पर, इस डायग्राम से आप और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर। उसके बाद में मैंने दिखाई है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश पर, भूमध्य रेखा कहां पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर,
और मकर रेखा कहाँ है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो सूर्य की हमें कैसी किरणें प्राप्त हो रही है, तिरछी किरणें प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसी वजह से राजस्थान में तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है और शीत ऋतु जो है वो स्थापित हो जाती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इस डायग्राम से आपको एक तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होगी कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, सूर्य की किरणें और ज्यादा तिरछी होती चली जाएंगी, सूर्य की किरणें और ज्यादा तिरछी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, तो आपको एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट होगी। मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में सूर्य की न्यूनतम तिरछी किरणें कौन सा जिला प्राप्त करता है, तो आपको अच्छे से याद है राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। तो न्यूनतम तिरछी किरणें प्राप्त करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें केवल एक ही जिला याद नहीं रखना है, यहां पर हम 4 जिले याद रखेंगे। कितने जिले याद रखेंगे, 4 जिले। बांसवाड़ा के बाद अगर न्यूनतम तिरछी किरणें कोई प्राप्त करता है तो वो है डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद अगर देखिए, डूंगरपुर लगभग यहां हो गया, बांसवाड़ा यहां हो गया। डूंगरपुर के बाद अगर न्यूनतम तिरछी किरणें कोई प्राप्त करता है तो वो है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ लगभग यहां हो गया। और प्रतापगढ़ के बाद जो न्यूनतम तिरछी किरणें प्राप्त करता है वो है झालावाड़। तो देखिए, नीचे के ये 4 जिले अपने को याद रखने हैं। सर्वाधिक नहीं, न्यूनतम तिरछी किरणें बांसवाड़ा में, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद झालावाड़, और इस प्रकार जो तिरछापन है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो अपने को ये 4 जिले याद रखने हैं नीचे वाले, ठीक है। और इसकी ट्रिक है BDPJ, BDPJ, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ठीक है। अब देखिए, सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त कौन करता है, तो आपका ऑब्वियस आंसर होगा सबसे उत्तरी जिला। और आपको अच्छे से याद है राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर। कौन सा जिला है, गंगानगर। तो राजस्थान का वो जिला जो सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त करता है वो कौन सा होगा, गंगानगर, ठीक है। लेकिन यहां पर भी हम एक जिला याद नहीं करेंगे, गंगानगर से थोड़ी सी कम तिरछी किरणें कौन प्राप्त करेगा, तो देखिए गंगानगर से थोड़ी सी कम करेगा हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से थोड़ी सी कम करेगा चूरू, और चूरू से थोड़ी सी कम करेगा बीकानेर। अब देखिए, इसको भी एक ट्रिक की सहायता से आपको याद रख सकते हो, सिरी हनु चूबी, सिरी हनु चूबी। सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर, उससे कम हनुमानगढ़, उससे कम चूरू, उससे कम बीकानेर। तो ये 4 जिले मैंने यहां पर आपको याद करा दिए, 4 जिले आपको यहां पर याद करा दिए। न्यूनतम तिरछी किरणें कौन प्राप्त करेगा, बांसवाड़ा। उससे थोड़ी सी ज्यादा तिरछी कौन प्राप्त करेगा, डूंगरपुर। उससे थोड़ी सी ज्यादा प्रतापगढ़, उससे थोड़ी सी ज्यादा झालावाड़। इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, 4 जिले याद रखें। वैसे ही सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त कौन करेगा, श्री गंगानगर। उससे थोड़ी सी कम हनुमानगढ़, उससे थोड़ी सी कम चूरू, उससे थोड़ी सी कम बीकानेर, ठीक है। और इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, 4 जिले याद रखें। तो नीचे न्यूनतम तिरछी किरणें प्राप्त करने वाले जिलों में BDPJ, और सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त करने वाले जिलों में श्री हनु चूबी। तो आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, शीतलहर। तो दोस्तों इस कालखंड में साइबेरिया रूस से जो है भारत की तरफ शुष्क शीत पवनें आती है, एरिड कोल्ड विंड्स आती है दोस्तों, जिसकी वजह से उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनती है। आपको अच्छे से पता है मतलब बहुत ही ठंडी और शुष्क पवनें हैं, ठीक है, और फसलों के लिए नुकसानदायक भी है। तो साइबेरिया रूस से ये जो शुष्क शीत पवनें आती है उनसे शीतलहर की स्थिति बनती है दोस्तों, और मुख्यतः राजस्थान में दिसंबर से जनवरी माह के बीच में। कौन से माह में, दिसंबर और जनवरी माह में ये
शुष्क शीत पवनें कहाँ से आती है? साइबेरिया रूस से, और उससे शीत लहर की स्थिति बनती है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में या इससे जो पिछले वीडियोस हैं एक दो, उनमें बताया था कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसने मुकुट या चापाकार आकृति में, इस तरीके से चापाकार आकृति में भारत को घेर रखा है। और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला इस शीत लहर या साइबेरिया या रूस से आने वाली शुष्क शीत पवनों से बहुत हद तक भारत का बचाव करती है। लेकिन फिर भी दिसंबर और जनवरी में इन पवनों के कारण शीत लहर की स्थिति बनती है, आपको ये याद रखना है। हालांकि अगर ये हिमालय पर्वत ना हो तो बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनका दिसंबर जनवरी में हिमालय पर्वत श्रृंखला के होते हुए भी दिसंबर और जनवरी में इनका प्रकोप देखने को मिलता है और शीत लहर की स्थिति बनती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये पॉइंट स्पष्ट हो गया होगा। बिल्कुल याद कर लें, शीत लहर क्या है? साइबेरिया रूस से आने वाली शुष्क शीत पवनें हैं। कब, कौन से माह में राजस्थान में इनका सर्वाधिक प्रकोप देखने को मिलता है? दिसंबर और जनवरी माह में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, मावठ। देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्दियों में होने वाली बारिश को, वर्षा को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? मावठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या ये वर्षा मानसून पवनों से होती है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं। देखिए, वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो मानसून पवनों से होती है, और इसके पिछले वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट किया है मैंने, आप वापस से देख लेना। यहां पर हम बात कर रहे हैं मावठ, और मावठ क्या है? शीतकाल में या शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, उसमें देखिए पूरा तो अपने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट होगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखें, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर कहाँ है दोस्तों? अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको अफ्रीका और यूरोप जो महाद्वीप है उनके बीच में भूमध्य सागर दिखेगा, और वहीं पर आप थोड़ा सा पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको कैस्पियन सागर दिखेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और भूमध्य सागर में इस कालखंड में भूमध्य सागरीय कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, या आपने बोल सकते हैं मेडिटेरियन सी, एक तरीके से मेडिटेरियन सी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मेडिटेरियन सी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पैदा होते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते हैं। ये जो भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं दोस्तों, ये कैस्पियन सागर से भी यहां से हवाएं चलती हैं, और ये कैस्पियन सागर से भी आर्द्रता ग्रहण करती है, ह्यूमिडिटी लेती हैं। ठीक है, और इनके कारण पश्चिमी विक्षोभ या वायुमंडलीय प्रति चक्रवात, मेन जो आपको नाम याद रखना वो ये है, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और यह जो पश्चिमी विक्षोभ है या वायुमंडलीय प्रति चक्रवात है, ये जो है पाकिस्तान होते हुए भारत में एंटर करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। और चूंकि देखिए इनमें भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से ये आर्द्रता ग्रहण करके आते हैं, तो शीतकाल में ये पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में वर्षा करवाते हैं। कौन सी हवाएं हैं ये? पश्चिमी विक्षोभ। तो शीतकाल में जो उत्तर पश्चिमी भारत में या राजस्थान में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको स्पष्ट कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं। बेसिकली ये जो भाग है, ठीक है, देखिए, और जैसे जैसे यहां से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे, ईस्ट की ओर जाएंगे, ये वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और उत्तर प्रदेश जैसी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहां पर ये वर्षा कम होते होते 3 सेंटीमीटर तक रह जाती है। तो जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, इस वर्षा की मात्रा
कम होती चली जाती है। अब आपको क्या याद रखना है, अभी देखिए, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। ठीक है, ये मावठ का कारण क्या है, भूमध्य सागर से भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं। ये जो भूमध्य सागरीय साइक्लोन्स हैं, ये कैस्पियन सागर से भी आर्द्रता ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके कारण पश्चिमी विक्षोभ वायुमंडलीय प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जो पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। और इन पश्चिमी विक्षोभों से भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं। ठीक है, यह जो मावठ की वर्षा है, ये रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, जैसे गेहूं, चना आदि। ठीक है, इसीलिए इन्हें सुनहरी बूंदें या गोल्डन शॉवर्स भी कहते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स याद रह जाएंगे। तो देखिए, शीतलहर हो गया, मावठ हो गया, तिरछी किरणें हो गया। अब अपने को क्या याद रखना है, न्यूनतम तापमान। तो दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक तो अपने को देखना है राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला जिला, और साथ ही अपने को देखना है राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला स्थान। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है, चूरू। और चूरू में शीत ऋतु में सामान्यतः तापमान कहां तक पहुंच जाता है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, और राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला स्थान आपसे पूछ ले तो वो है माउंट आबू सिरोही, और यहां पर तापमान जो है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऊंचाई पर अधिक होने के कारण यहां तापमान जो है बहुत कम हो जाता है। कितना, -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या देखा, राजस्थान में ऋतु प्रारूप, उसमें हमने शीत ऋतु की अवधि देखी, और फिर बिल्कुल स्पष्ट कर लिया कि शीत ऋतु को 2 भागों में बांट सकते हैं। मानसून का प्रत्यावर्तन काल जो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक रहता है, और शीत ऋतु जो है मध्य दिसंबर से फरवरी माह के बीच में रहती है। मुख्यतः जो शीत ऋतु है वो मध्य दिसंबर से फरवरी माह के बीच में रहती है। अक्टूबर में जो उमस भरी गर्मी रहती है मानसून पवनों के पुनः लौटने से, उसे अक्टूबर क्यार कहते हैं। फिर हमने देखा कि सूर्य की जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियां हैं, उसमें किस प्रकार सूर्य दक्षिणायन होता हुआ मकर रेखा की ओर गतिशील होता है, जिससे राजस्थान में सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती है और तापमान कम होता चला जाता है, और एक तरीके से शीत ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि राजस्थान में न्यूनतम सूर्य की न्यूनतम तिरछी किरणें प्राप्त करने वाला कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। ठीक है, और उसके बाद उससे थोड़ी सी ज्यादा डूंगरपुर, उससे थोड़ी ज्यादा प्रतापगढ़, और उससे थोड़ी ज्यादा झालावाड़। इस तरीके से 4 जिले हमने BDPJ इस ट्रिक से याद किए। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, गंगानगर, क्योंकि सबसे उत्तर में वही है। गंगानगर से थोड़ी सी कम हनुमानगढ़, उससे थोड़ी सी कम चूरू, उससे थोड़ी सी कम बीकानेर। और इस तरीके से ये 4 जिले जो है हमने श्री हनु चू बी ट्रिक से याद कर लिए। इसके बाद हमने देखा शीतलहर। राजस्थान में शीतलहर जो है इस दिसंबर और जनवरी माह में जो शीतलहर रहती है, बेसिकली ये साइबेरिया रूस से आने वाली शुष्क शीत पवनों के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। और कौन से माह में, दिसंबर और जनवरी माह में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा मावठ। मावठ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, और यह रबी की फसलों जैसे गेहूं, चना वगैरह के लिए लाभदायक होती है, इसीलिए इन्हें सुनहरी बूंदें या गोल्डन शॉवर्स भी कहते हैं। और फिर हमने देखा राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है, चूरू, और न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। चूरू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड और माउंट आबू में -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए सारे आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और साथ ही राजस्थान में अलग अलग कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में जो
वायु दाब की अलग अलग स्थितियां पैदा होती है, उस पर एक चर्चा करेंगे। तो आई होप दोस्तों अब तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो रहा हूं, सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बांसवाड़ा। देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से याद है, मानसून की जो अरब सागर शाखा है या अरब सागरीय मानसून जो है वो राजस्थान में पहले प्रवेश करता है। हालांकि जो अरावली की अवस्थिति है उसके समानांतर है, उसके दिशा के समानांतर है। अरब सागरीय मानसून कैसे प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर जाता है, और अरावली का विस्तार भी यही है। इसी वजह से अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में कोई खास वर्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी दक्षिणी राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अल्प मात्रा में वर्षा होती है, अगर आपको याद आ रहा हो। और राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वो झालावाड़ या दक्षिण पूर्वी राजस्थान से प्रवेश करता है, अगर आपको याद आ रहा हो। तो अब देखिए, अरब सागरीय मानसून जो है वो निकट है और जल्दी प्रवेश करता है, हालांकि वर्षा नहीं करता, लेकिन फिर भी दक्षिणी राजस्थान में अल्प वर्षा करता है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, माउंट आबू की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। माउंट आबू की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक ऊंचाई। देखिए, माउंट आबू जो है शेष राजस्थान की तुलना में दोस्तों ऊंचाई पर स्थित है, इसी कारण यहां पर शेष राजस्थान की तुलना में तापमान कम रहता है और वर्षा ज्यादा होती है, और इसी वजह से राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन के रूप में यह विकसित हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखें, माउंट आबू की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ऊंचाई। पुरवैया क्या है दोस्तों? पूर्व दिशा से आने वाली पवनें पुरवैया कहलाती है, और आपको अच्छे से याद होगा वर्षा ऋतु में हमने पढ़ा था, बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है पुरवैया पवनों के रूप में राजस्थान में प्रवेश करता है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट और ध्यान रखें, राजस्थान में मानसून की जो वर्षा होती है वो अधिकांश वर्षा इन्हीं पुरवैया पवनों से होती है, या मैं बोलूं बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट वज्र तूफान, ये भी मैं समझा चुका हूं हालांकि। देखिए दोस्तों, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गति से धूल भरी आंधियां चलती है, तेज गति से पवनें चलती है, और इसी कालखंड के दौरान तापमान जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण कम दाब का एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और मानसून पवनें राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये जो मानसून पवनें हैं और ग्रीष्म ऋतु में जो तेज गति से पवनें चलती हैं, ये पवनें दोनों आपस में जब टकराती है तो वज्र तूफान उत्पन्न होते हैं। देखिए, हिंदी में एक इंटरेस्टिंग वर्ड है इनके लिए, तड़ित झंझा। क्या है? तड़ित झंझा। लेकिन फिर भी आप वज्र तूफान याद रखें, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं थंडर स्टॉर्म्स। क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म्स, तेज पवनों के साथ होने वाली वर्षा। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक तड़ित झंझा या वज्र तूफान या थंडर स्टॉर्म्स कहां होते हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, साउथ ईस्ट राजस्थान में, और अगर जिला पूछ ले तो झालावाड़। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों सर्वाधिक तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, और इसे हमें दो तरीके से पढ़ना है। एक तो दिन और रात के समय, मतलब 24 घंटे का जो एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है, दिन और रात में होने वाला टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए, ठीक है, इसे कहेंगे दैनिक तापांतर। जहां दिन बहुत ज्यादा गर्म हो और रातें बहुत ठंडी हो, तो आपको याद आ रहा होगा हमारा उत्तर पश्चिमी राजस्थान और इसमें विशेषकर जैसलमेर बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, मोटे कण हैं। ठीक है, ऐसी रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो ग्रीष्म काल में दिन के समय यह रेत बहुत तेजी से गर्म होती है, तापमान उच्च हो जाता है।
रात के समय देखिए, जो चीज़ जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी होती है। तो रात के समय सूरज छिपने के बाद यह जो रेत है यह तेजी से ठंडी हो जाती है। तो रात के समय टेम्परेचर कम हो जाता है और ठंडी पवनें बहती है। तो दोस्तों, दैनिक तापांतर अगर सर्वाधिक हमें कहीं देखने को मिलता है राजस्थान में, दिन और रात के टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा अंतर या डिफरेंस कहीं देखने को मिलता है राजस्थान में, तो वो जिला है जैसलमेर। अच्छा दोस्तों, वार्षिक तापांतर का मतलब है किसी भी जिले के मैक्सिमम और मिनिमम, सर्वाधिक और न्यूनतम तापांतर में अंतर, या मैं बोलूं ग्रीष्म काल और शीतकाल के तापांतर में अंतर। तो आपको अच्छे से ध्यान है, चूरू में ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू ही है। और शीतकाल में न्यूनतम तापमान वाला, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा आपने, न्यूनतम तापमान वाला जिला भी कौन सा है? चूरू, जहां पर कितना -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक और न्यूनतम, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन तापमान में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा होगा? चूरू। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंत में मैं राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कालखंडों में जो वायु दाब की स्थितियां उत्पन्न होती है उस पर एक छोटी सी चर्चा करूंगा और आप इसको याद रखने का प्रयास भी करें। तो देखिए दोस्तों, मैंने 4 क्षेत्र लिए हैं। पहले तो मैं बता रहा हूं 4 क्षेत्र लिए हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है उसकी बात की है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र मैंने लिया है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। तीसरा क्षेत्र यहां देखिए दोस्तों, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और बारां, या मैं कहूं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान लिया है। और चौथा क्षेत्र जो लिया है, इनके अलावा बच जाता है जो शेष राजस्थान। क्या? शेष राजस्थान, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से सुने दोस्तों, यहां पर मैंने वायु दाब दर्शाया है और किसमें दर्शाया है? MB के अंदर, और इसे कहते हैं अपने मिली बार। क्या कहेंगे? मिली बार। ये वायु दाब नापने की इकाई है, ठीक है, यूनिट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां मैंने दिखाया है समुद्र तल का वायु दाब जो पूरे वर्ष भर लगभग एक समान रहता है, 1013.27 मिली बार MB, ठीक है, 1013.27 मिली बार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 2 कालखंड लिए हैं मैंने, 2 समय लिए हैं। जनवरी, एक तो साल की शुरुआत, इसे आप शीतकाल कह सकते हो, और 1 जुलाई, जो जून जुलाई, मतलब एक तरीके से जब हमारे यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही होती है और मानसून का आगमन हो चुका होता है, उस कालखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है जनवरी में टेम्परेचर जो है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है, यहाँ पर शेष राजस्थान की तुलना में तापमान बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। शेष राजस्थान की तुलना में तापमान बहुत कम पाया जाता है। तो तापमान कम होगा तो वायु दाब क्या होगा? ज़्यादा, आपको अच्छे से पता है। तो इसी वजह से शेष राजस्थान की तुलना में सर्वाधिक वायु दाब जो है जनवरी में इसी क्षेत्र में पाया जाता है। कितना? 1021 मिली बार, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ग्रीष्म काल के दौरान या ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहां पर तापमान जो है शेष राजस्थान की तुलना में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो तापमान बहुत ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा? बहुत कम। इसी वजह से शेष राजस्थान की तुलना में यहां दाब क्या है? कम है। कितना? 997 मिली बार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र को अगर हम छोड़ दें तो शेष राजस्थान की तुलना में ये जो क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जनवरी में यहाँ तापमान बहुत कम होता है। इसीलिए बाकी क्षेत्र की तुलना में दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। कितना? 1020 मिली बार, ठीक है। और आपको यह भी पता है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू ग्रीष्म काल में तापमान बाकी राजस्थान की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए दाब क्या होगा? कम होगा। कितना? 998 मिली बार, ठीक है दोस्तों। और ये इसी कंसेप्ट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो शेष राजस्थान में जनवरी में आपको दाब क्या याद रखना है? 1019
मिलीबार, और जुलाई में दाब कितना याद रखना है, 999 मिलीबार। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जनवरी माह में दाब कितना होगा, 1018 मिलीबार, और जुलाई माह में दाब कितना होगा, 1000 मिलीबार। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये टेबल से अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर आप ये भी समझ सकते हो कि किस प्रकार ग्रीष्म काल में और शीत काल में जो पवनों का समुद्र से स्थल की ओर या स्थल से समुद्र की ओर लौटना या समुद्र से स्थल की ओर आना संभव होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें जनवरी में 1021 मिलीबार है दाब, ठीक है, और समुद्र तल पर कितना है, 1013.27 मिलीबार। ज्यादा दाब कहाँ है, स्थल पे, तो स्थल से समुद्र की ओर पवने जाएगी। ठीक है, अब देखिए ग्रीष्म काल में 997 मिलीबार दाब है कहां, स्थल पर, और समुद्र तल पर कितना दाब है, 1013.27 मिलीबार। ज्यादा दाब यह है, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर पवने आएगी। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है कि किस प्रकार मानसून पवने राजस्थान या भारत की तरफ आती हैं और क्यों पुनः वापस लौट जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें दोस्तों। देखिए, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करके ही आगे जाएं। ठीक है, और कोई भी मुझसे गलती होगी है, कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, कोई बात अच्छी लगी है, कोई बात बुरी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं दोस्तों। इससे एक तरीके से संवाद बना रहता है दोस्तों। आप जितना कमेंट करेंगे, जितनी बातें आप हमें बताएंगे, जितने आपके सुझाव होंगे, वही हम आगे आने वाले वीडियोस में अप्लाई करेंगे दोस्तों। अच्छा, अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है अगर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए हाथों हाथ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, आपके जितने भी परिवार वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो आरपीसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के बारे में जानने के इच्छुक हैं, उनके साथ हमारे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों, कोरोना संकट का समय है, अपनी सेफ्टी रखें, बिना बात के या बिना कोई बहुत बड़े कारण के घर से बाहर ना निकलें, खुद को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें दोस्तों। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साइड हो रहा हूँ मैं, आराम से सारे पॉइंट्स अब आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।